अमेरिका के जाने माने फाइनेंशियल एडवाइज़र देव रामसे कहते हैं, सिर्फ पैसा कमाना, उसे बचाना और निवेश करना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको सही समय पर सही चीज़ें खरीदना भी आना चाहिए। नमस्कार। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसे खरीदकर आप न सिर्फ अमीर बन सकते हो बल्कि इनर पीस एंड फैमिली सिक्योरिटी भी पा सकते हो। देव रामसे कहते हैं, चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे आप गुड अर्निंग पर्सन हैं, लेकिन ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है उसे कम्प्लीटली चेंज कर सकती हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो को धैर्य के साथ सुनना, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारी सबसे पहली चीज़ आती है गाड़ी यानी कार। सबका फेवरेट ऑप्शन स्टेटस सिंबल बन चुका है, लेकिन आपने अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए गाड़ी का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। जब भी आप गाड़ी खरीदते हो तो आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, यानी गाड़ी क्यों लेने जा रही हो, पर्पस क्या है, क्या ज़रूरत है आपके जीवन में, वो गाड़ी आपके जीवन में क्या वैल्यू ऐड करेगी। दूसरी चीज़ कि आपका बजट है वो किस रेंज की गाड़ी को अलाउ करता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि आप जब भी गाड़ी खरीदते हो तो आप अपनी 6 से 7 महीने की कमाई गाड़ी खरीदने में लगा सकते हो। अगर आप एक स्टेप ज़्यादा बढ़ना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी 8 से 9 महीने की कमाई उस गाड़ी को खरीदने में लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो प्रति माह 50,000 रुपये कमाता है, तो वो 4 से 5 लाख रुपए की बीच में जो गाड़ी आती है उसे आराम से खरीद सकता है। अब 4-5 लाख रुपए में नई गाड़ी खरीदना इम्पॉसिबल है, तो बजट बढ़ा दें नहीं, आपने ये गलती नहीं करनी है। रामसे कहते हैं कि यदि आप गाड़ी कैश में नहीं खरीद सकते तो आप उसे सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। जो फ्यूल का, मेंटेनेंस का खर्चा है वो आपके लिए स्ट्रेस बनता जाएगा। इसीलिए जो भी आपका बजट बनता है उसमें नई गाड़ी नहीं आ रही है तो आप गुड क्वालिटी यूज्ड गाड़ी का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित होगा। तो इसीलिए जब भी आप गाड़ी खरीदते हो अपने स्टेटस सिंबल बढ़ाने के लिए गाड़ी नहीं खरीदनी है, आपने वाई क्लियर करना है कि गाड़ी की आपके जीवन में कितनी ज़रूरत है, क्या पर्पस है। तीसरा, आपका बजट किस रेंज की गाड़ी को अलाउ करता है, आपने उसी रेंज की गाड़ी खरीदनी है। एंड आपने गाड़ी खरीदने के लिए ईएमआई के चक्रों में नहीं पड़ना है। दूसरी चीज़ आती है घर। रामसे लिखते हैं कि जिस प्रकार से बड़ी गाड़ी यानी BMW लेना, लग्जरी गाड़ियाँ लेना स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, उसी प्रकार से बड़ा घर लेना भी स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। एंड इसी के चक्कर में हम थोड़ा थोड़ा करके हमारे घर का साइज़ बढ़ा देते हैं। घर का साइज़ बढ़ाते हैं तो ज़मीन ज़्यादा जाएगी, उसकी कॉस्ट बढ़ गई, कंस्ट्रक्शन चार्जेस ज़्यादा लगेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ गई, मेंटेनेंस ज़्यादा जाएगी, खर्चा ज़्यादा लगेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ गई, इंटीरियर है, फर्नीचर है, उन सब में पैसा ज़्यादा लगेगा। जैसे मान लो आपने 30 लाख रुपए में घर बनाने का एक टारगेट बनाया था, 10 लाख रुपए आपके पास थे, 20 लाख रुपए का आप लोन लेने जा रहे थे, जो कि आप 4 से 5 साल में चुका देते। अब आपका जो टारगेट है, यानी जो घर बनाने का एक बड़ा सा घर बनाने का सपना था, वो 50 लाख रुपए पर पहुंच गया। आपने डिसाइड किया कि 10 लाख रुपए मेरे पास है, 40 लाख का लोन लेते हैं। लोन यहाँ डबल हो गया, आपको चुकाने के लिए 10-15 साल लग सकते हैं। इट मे बी डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी कि आपकी सैलरी कितनी है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि थोड़ा थोड़ा करके जो आपने बड़ा घर बनाने का सपना था वो सपना तो पूरा कर लिया, लेकिन वो सपना आपके लिए नाइटमेयर बन जाएगा, यानी डरावना सपना बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप अपनी आगे आने वाले जीवन के 10 से 15 साल, मैंने पहले भी बताया डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी कि आपकी सैलरी कितनी है, वो आप कर्जे में दे रहे हो, यानी उसके ऊपर लोन है। वो आप पैसा कमाओगे, वो आप जो देनदारी है उसे आप चुकाओगे। तो वो सारी ये चीज़ें हैं आपके माइंड में स्ट्रेस क्रिएट करती है। उस बड़े से घर में आप रह तो रहे हो, लेकिन आपके पास न सुख है, न शांति है, न सुकून है। आप उस कर्ज को चुकाने के लिए हर एक चीज़ में, छोटी मोटी चीज़ों में कटौती करोगे तो आप बेहतरीन तरीके से वो जीवन है व्यतीत नहीं कर पाओगे। तो इसी प्रकार से ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना भी आपके लिए एक डरावना सपना साबित हो सकता है। इसीलिए आप जब भी अपना घर बनाते हो अपने बजट के अनुसार बनाएं। एक्सपर्ट कहते हैं कि हमें 6 से 7 साल की कमाई घर बनाने में लगा देनी चाहिए। 10% आप बढ़ा सकते हो, यानी ज़्यादा करो तो आप 8 साल की कमाई अपना घर बनाने में लगाओ।
जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसकी सालाना कमाई है 10 लाख रुपए, तो वो 60, 70 या ज़्यादा से ज़्यादा 80 लाख रुपए में घर बना सकता है। इससे ज़्यादा आपने नहीं जाना है। यदि आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, मैं 10 साल की कमाई लगा देता हूँ, देखो ये सालों में कैलकुलेट करना तो बड़ा ही ईजी है, यानी 6-7 साल से 10 पर आ जाए, लेकिन पैसों में कैलकुलेट करके देखें कितना बड़ा डिफरेंस रहता है। कहाँ उसके 60 से 70 लाख रुपए लगने थे, कहाँ उसके 1 करोड़ रुपए लग रहे हैं। ये जो 30-40 का डिफरेंस आया है, ये उसका लोन है, देनदारी है। ये उसके जीवन में सफरिंग लेकर आएगा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ लेकर आएगा। एंड ये लोन है, ये उसके जीवन से सुख शांति सब कुछ छीन लेगा। इसीलिए आप जब भी अपना घर बनाने जा रहे हो, लोन ले सकते हो, लेकिन आप 50% लोन लें, एंड लोन इतना ही लें जिसे आप अपने अगले 4-5 साल में चुका पाओ, ताकि आपका जो सपनों का घर है उसमें आपके सपने भी साकार हो और आप खुशी से रह भी पाओ। स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। हमारी तीसरी चीज़ आती है टर्म इंश्योरेंस और लाइफ प्रोटेक्शन। जैसे मान लीजिए आप अपने घर को चला रहे हो, आप बच्चों की एजुकेशन है, जो घर का जितना भी खर्चा पानी होता है वो सारा आप पे करते हो। आप अपने घर में, परिवार में मेन सोर्स ऑफ इनकम हो, अचानक आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है तो आपकी फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रगल करेगी। इसीलिए रैम से स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करते हैं टर्म इंश्योरेंस के लिए। अब टर्म इंश्योरेंस ही क्यों? क्योंकि ये आपको सिर्फ प्रोटेक्शन देता है, इसमें इन्वेस्टमेंट का पार्ट इंक्लूड नहीं होता। इसी वजह से आपको अननेसेसरी चार्ज नहीं देना पड़ता, एंड इसमें कॉस्ट है वो आपकी कम जाती है। टर्म इंश्योरेंस में क्या रहता है कि अचानक यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को जितना उसने टर्म प्लान लिया था उसका लमसम पैसा मिल जाता है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि टर्म प्लान कितना लेना चाहिए। एक्सपर्ट कहते हैं कि हमें जो हमारी सालाना आय है उसका 10 से 12 गुना टर्म प्लान लेना चाहिए। यानी जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति सालाना 10 लाख रुपए कमाता है, अब ये ग्रोस इनकम है उसकी, यानी वो 10 लाख रुपए सारे कमाता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई सेविंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम फेयर कि वो साल के 10 लाख रुपए कमाता है। तो अब उससे टर्म प्लान कितने का लेना चाहिए? उसे 1 या 1.2 करोड़ का टर्म प्लान लेना चाहिए। तीसरा प्रश्न आता है कि टर्म प्लान को कौन अवॉइड कर सकता है? अगर आपके बच्चे इंडिपेंडेंट है, आपके पास पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, या आपकी मंथली पेंशन आती है, आपके ऊपर किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, तो आप टर्म प्लान को अवॉइड कर सकते हो। दूसरा इसी में कि आपने होल लाइफ इंश्योरेंस को अवॉइड करना है, क्योंकि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट पार्ट इंक्लूड होता है। इसी वजह से आप जितना पैसा लगाते हो उसके ऊपर आपको रिटर्न बहुत कम मिलता है, लेकिन आपको अननेसेसरी चार्जेस देना पड़ता है। तो आप टर्म प्लान का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम रहती है। एंड जितनी कॉस्ट में आपकी, जैसे मान लो यहाँ 1,000 रुपये की कॉस्ट है, यहाँ 2,000 रुपये की कॉस्ट है, तो ये होल लाइफ इंश्योरेंस है। इसके बजाय आप टर्म प्लान पर आ जाओ, 1,000 रुपये आपके लगे, जो 1,000 रुपये का मार्जिन आया है उससे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती है, बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ टर्म प्लान के लिए। चौथी चीज़ आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देव रैमसे कहते हैं कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। एंड अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में अपना पैसा निवेश करना चाहिए। कितना निवेश करना चाहिए? उसे अपनी मासिक आय का, यानी मंथली इनकम का 15% हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में डालना चाहिए। अब जब भी आप एसेट क्लास सिलेक्ट करते हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, चाहे वो इंडेक्स फंड है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, बॉन्ड्स है, आप ध्यान रखें कि वो एसेट क्लास सेफ होने चाहिए। दूसरा, सालाना आपको लमसम 12% तक का रिटर्न आना चाहिए। यदि आपका रिटर्न कैश फ्लो की फॉर्म में आता है तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखें, डिसिप्लिन के साथ एक अपना टारगेट डिसाइड करके जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस रूल को फॉलो करें एंड अपने भविष्य को सिक्योर बनाएं। क्योंकि यदि आपका भविष्य सिक्योर है तो आप प्रेजेंट को अच्छे से जी सकते हो। हमारी पांचवी चीज़ आती है फाइनेंशियल IQ बढ़ाने के लिए या स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी बुक कोर्स ज़रूर खरीदें। रैमसे इस बात पर जोर देते हैं कि जो आपके पास गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब है, कोई बिजनेस है, कोई कारोबार है,
कोई आपका पुश्तैनी ज़मीन जायदाद है, तो ये सारी चीज़ें धन निर्माण के टूल है, उपकरण है। लेकिन जो पैसे से पैसे बनाने की कला है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास कितनी नॉलेज है, कितनी स्किल है एंड कितनी आपके पास फाइनेंशियल IQ है। सो आज से और अभी से माय डियर फ्रेंड्स, आप कोई भी एक बुक फाइनेंशियल एडवाइस की परचेज़ करें, उसके हर रोज़ 7 से 8 पेजेस रीड करें। यदि आप कोई कोर्स परचेज़ करते हो, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सेमिनार है, वेबिनार है, तो उसे अपने 24 घंटे में से 30 या 40 मिनट हर रोज़ ज़रूर दें। अगर आप एक महिला हो तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हमें शादी से पहले ये सिखाया जाता है कि कैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे सबके साथ मिलजुल कर रहना है, कैसे घर के काम करने हैं, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया जाता कि घर के कामकाज में जो पैसा चाहिए होता है, उस पैसे से पैसे कैसे बनाए जाते हैं, कैसे कमाए जाते हैं, कैसे बढ़ाए जाते हैं। कि कोई बात नहीं, जागो तभी सवेरा। आपने इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए आज से अभी से एक रूटीन बनाना है। 10-15 पेज बुक के रीड करने हैं। कोई भी फाइनेंशियल लिटरेसी फाइनेंशियल एजुकेशन की आप बढ़िया सी बुक ले सकते हो। यदि कोई कोर्स लेते हो तो 30 से 40 मिनट उस कोर्स को ज़रूर दें। जितने भी की पॉइंट होते हैं उन्हें अपनी डायरी रजिस्टर में ज़रूर नोट करें एंड उन पॉइंट्स को अपने जीवन में फॉलो भी करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना ये रूटीन बना रखा है एंड फाइनेंस की कौन सी बुक वो रीड कर रहे हैं, ताकि एक विचार विमर्श हो सके। क्योंकि और तो कोई ज़रिया नहीं होता ना कि कैसे हम कनेक्शन बना सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली है, क्लैरिटी मिली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने जीवन में खुश रहें, बुक के साथ, किसी अच्छे पर्सन के साथ, किसी अच्छे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें, ताकि आपकी लाइफ में 1% की ग्रोथ होती रहे। धन्यवाद।